तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है अपना मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में दो तीन बातें ध्यान रखना आप लोग। दो तीन बातें इंटरेस्टिंग सी बातें हैं, ध्यान रखिए। जब भी कभी अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे इतिहासकार बहुत सारी अलग अलग बातें करते हैं। मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री एग्जैक्टली कहां से पढ़ाने वाला हूं, 1498 से लेकर 1947 तक पढ़ाने वाला हूं। बहुत बार कुछ लोग मॉडर्न हिस्ट्री में बच्चों को अलग तरीके से बरगला देते हैं, बोलते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री 1857 से स्टार्ट करते हैं लोग, और उससे पहले की जितनी चीजें थी उसको मेडिवल हिस्ट्री में डाल देते हैं। तो ये गलती मत करना। मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री 1498 से लेकर 1947 तक जितनी चीजें पढ़ाऊंगा, डेट वाइज एंड ईयर वाइज हम सबके सब क्या करेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे। अच्छा, ये लेक्चर जो होगा वो लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं बनाऊंगा, आधे घंटे पौने घंटे का लेक्चर बनाऊंगा, और ज्यादा बड़े बड़े लेक्चर नहीं। हाँ, लेकिन इसकी सीरीज बनाऊंगा। इसको सीरीज में देख लेना, आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक भाई, पीछे क्लियर है, मेरे क्लियर है। जितनी भी सीरीज बनाने वाला हूं सीरीज को बस देख लेना, और ये पूरी की पूरी सीरीज जो है वो डिवोटेड है एनडीए, सीडीएस और प्लस में यूपीएससी का प्री। इस पूरे को मैं मिला के बना रहा हूं। ठीक, तो जितने भी स्टूडेंट, जितने भी एस्पायरेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग समझना इसको। और बहुत तरीके से पढ़ा रहा हूं, सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, तरीके से पढ़ाऊंगा। घर जाकर एक बार इसको रिवाइज कर लेना और देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, चलो तो बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री में दो तीन बातें याद रख लो भाई। एक डेट था 17 मई 1498, क्या था, 17 मई। ठीक है, 17 मई 1498, ये एक बहुत ही गजब का डेट था। इस डेट ने हमारे पूरे के पूरे भारतीय इतिहास को चेंज कर दिया था। इस डेट ने हमारे पूरे के पूरे भारतीय इतिहास को चेंज किया था। क्यों? बिकॉज ये वो डेट है जब पहली बार यूरोपियंस हमारे भारतीय धरती पर आए थे। ठीक है, ये वो डेट है जिसमें यूरोपियंस में भी कौन पहले, पोर्टुगल्स या पोर्टुगीज। पोर्टुगीज कौन होते हैं? जो पुर्तगाल में रहते हैं, पोर्टुगल में रहते हैं। तो पोर्टुगीज पहली बार हमारे भारतीय सरजमीन पर उन्होंने कदम रखा था। अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से कि पहली बार जो पोर्टुगीज थे वो इंडिया में किस जगह पे आए थे? किसी को पता है? पोर्टुगल जो थे, पोर्टुगीज थे, वो पोर्टुगीज इंडिया में पहली बार किस जगह पर आए थे? है किसी को याद है? पता है किसी को? लिख लो, मैं बता देता हूं। इस डेट पे क्या था? ठीक है, फर्स्ट टाइम यूरोपियंस एंटर्ड द इंडिया। ठीक है, कहां आए थे? इंडिया में आए थे। एट कहां पर? कालीकट। कालीकट कहां है बच्चों? नाउ इन केरल। ठीक, कालीकट पे आए थे। ठीक है, साउथ का पोर्शन था। कालीकट को आज क्या बोलते हैं पता है किसी को? आज मॉडर्न टाइम में या प्रेजेंट टाइम में कालीकट को क्या बोलते हैं बच्चों? कालीकट को बोलते हैं बच्चों, कोझिकोड कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोझिकोड कहते हैं। कोझिकोड के थोड़ा बता देता हूं मैं बच्चों। कोझिकोड जो है सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ केरला है। कोझिकोड इज द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ केरल। एंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात इसमें क्या है, कोझिकोड कहां पड़ता है? ये केरल में पड़ता है। ठीक है, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे ही मैंने बोला कि 17 मई 1498 को पहली बार यूरोपियंस जो थे एंटर्ड द इंडिया एट कालीकट, कोझिकोड। कालीकट को आज हम कोझिकोड के नाम से जानते हैं। कोझिकोड जो है इट इज सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ केरल। फर्स्ट कौन है? तिरुवनंतपुरम, केरल की कैपिटल। ठीक है, तो याद रखना पहली बार वो कालीकट में पहुंचे थे। अच्छा, कालीकट में गए कौन थे बच्चों? यूरोपियंस कौन थे? पोर्टुगीज वर दी फर्स्ट यूरोपियंस थे।
रीच इंडिया, टू रीच इंडिया, यानी कि पहली बार पोर्टुगल से या पोर्टुगीज थे जो पहली बार इंडिया पहुंचे थे। इनकी खास बात क्या थी बच्चों? इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी और बहुत खास बात ये थी बच्चों, ये जो आए तो पहली बार व्यापार करने आए थे। एक्चुअली में ये सब लुटेरे थे, लेकिन लुटेरे के भेष, व्यापारी के भेष में आए थे देश को लूटने के लिए लोग। ठीक, ये बहुत जबरदस्त काम करते थे। क्या करते थे कि हमारे इंडिया से कच्चा माल उठाते थे और यूरोपियन मार्केट में उसको बहुत महंगे दामों में बेच कर थे, तो इनको बहुत जबरदस्त फायदा होता था। बात समझ रहे हो? एक्चुअली थे लुटेरे, लेकिन ये व्यापारी की शक्ल में आए थे हमारे देश को लूटने के लिए, क्योंकि उस वक्त जब ये आए थे तो उस वक्त हमारा देश जो था वो सोने की चिड़िया कहलाता था। ठीक है, गोल्डन बर्ड जिसे कहते हैं, सोने की चिड़िया कहलाता था। तो उस कंडीशन में ये लोग आए व्यापारी की शक्ल में और हमारे देश को लूट के चले गए। अब मैं धीरे धीरे इसी कॉन्स्पिरेसी बताता हूं। उस वक्त में क्या था, जो राजा थे वहां पे, किंग कौन थे बच्चों? किंग ऑफ कैलिकट। कौन थे बच्चों? नाम था उनका जमोरिन नाम था। ठीक है, जमोरिन नाम था उनका। ठीक, उन्होंने उनकी बहुत सेवा करी, बहुत आवभगत करी, और क्या हुआ कि वहां पर उनको बहुत अच्छा लगा। एक मतलब सेलर का नाम था उसका वास्को डिगामा। कभी सुना इसके बारे में? एक सेलर था वास्को डिगामा, वो पहला पोर्टुगीज था या पहला पुर्तगाल का आदमी था जो कि हमारे देश में पहुंचा था। ठीक है, नाम था उसका सेलर था वास्को डिगामा, सेलर वास्को डिगामा। सुना होगा इसके बारे में नाम। वास्को डिगामा का नाम बहुत ही मतलब सुना होगा आपने इसके बारे में। वास्को डिगामा ये कौन थे? ये वाज द फर्स्ट सेलर या फर्स्ट यूरोपियन कह सकते हो, यूरोपियन, और पोर्टुगीज रिच इंडिया। अच्छा, इनके नाम पे एक बात और कही जाती है कि सी रूट टू इंडिया, है ना, पहली बार किसी इंसान ने अगर भारत के लिए जो समुद्र जो रास्ता ढूंढा था वो कौन था? वो वास्को डिगामा ने। लेकिन क्या वास्को डिगामा अकेले आया था? नहीं, वो किसी के हेल्प के द्वारा आया था, विद द हेल्प ऑफ गुजराती मर्चेंट। एक गुजरात का मर्चेंट था, नाम था उसका क्या? अब्दुल मजीद नाम था उसका। इस अब्दुल मजीद ने उसकी हेल्प करी थी, और अब्दुल मजीद के हेल्प करने की वजह से क्या हुआ कि ये हमारे देश में पहुंचा था। उसका नाम था अब्दुल मजीद। इस अब्दुल मजीद की हेल्प के बिना ये पहुंच ही नहीं पाता, ये अफ्रीका वगैरह घूमता रहता ये बंदा, लेकिन अब्दुल मजीद था जिसने इसको इंडिया पहुंचाया। ठीक, अब देखो क्लास, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या था कि ये सारे के सारे बंदे बड़ा जबरदस्त काम करते थे। और जबरदस्त काम क्या करते थे कि जितने भी ये जो मर्चेंट थे, अब्दुल मजीद जो थे, मर्चेंट वगैरह थे, वास्को डिगामा क्या करता था कि यहाँ के लोकल मर्चेंट से सामान लेता सस्ता, जैसे कि मसाले हो गए, मसालों के अलावा चाय पत्ती हो गई, चाय हो गया, या कुछ भी सूती कपड़ा हो गया, कोई कच्चा माल हो गया, कुछ भी चीज होती है तो भारतीय मार्केट से क्या बहुत सस्ते में लेते थे। और लास्ट में क्या करते थे, उसको इंग्लिश मार्केट में या फिर यूरोपियन मार्केट में बहुत महंगे दाम में बेचते थे। मतलब क्या है, दोगुना लाभ कमा रहे थे। यहाँ पे कम दाम में ले रहे हैं और वहां पर ज्यादा दाम में बेच के आ रहे हैं, तो उनको ज्यादा मुनाफा हो रहा था उससे। तो इनको समझ में आया कि यहाँ पर तो पोटेंशियल है कि हम यहाँ पर अगर तरीके से व्यापार करेंगे तो यहाँ पर हम अमीर बन जाएंगे। और इसी चीज को ठीक करने के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। जैसे देखो जरा, तो हमने देख लिया बच्चों, इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए थे। अब यहां से मैं आपको कुछ चीजें सिखा देता हूं जरा। देखो, जब भी कभी ना अगर कोई भी अगर सेटअप बनता है तो सेटअप ऐसे ही नहीं बनता बच्चों। सेटअप बनाने के लिए क्या होता है कि बच्चों वहां पर कोई लीडरशिप चाहिए होती है। तो यार क्या हुआ कि यहाँ पर उन्होंने एक गवर्नर को सेटअप किया था। उस गवर्नर का नाम था, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, और उस गवर्नर ने एक्चुअल में जितने भी जो पोर्टुगीज थे या पुर्तगाल था उसको भारत में सेटअप करने में बहुत हेल्प करी थी बच्चों। अगर वो गवर्नर नहीं होता तो शायद ऐसा कुछ हो ही नहीं पाता। देखो जरा, कॉपी पेन लेके चलो, और जब मैं लिखवाना शुरू कर रहा हूं अब तरीके से लिखना है इसको, जरा देखो फटाफट।
इन 1502 पोर्टुगीज सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री। कहां पर सेट किया था उन्होंने? फर्स्ट फैक्ट्री इन कोचीन। कोचीन क्या बोल दो, हाँ इन कोचीन बोल दो, ठीक है, इन कोचीन। हमने पहली फैक्ट्री कोचीन में सेटअप किया था, ठीक है। इसको आज हम कोची कहते हैं, इसको आज हम कोची कहते हैं बच्चों। अपनी पहली फैक्ट्री को उन्होंने अपना सेटअप किया था, पहली बात। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बच्चों इनकी बस, कि उस वक्त गवर्नर थे फ्रांसिस्को डे अल्मीड़ा। उस वक्त जो थे गवर्नर थे बच्चों, या गवर्नर बोल दो या बोल दो फर्स्ट गवर्नर, है ना, पुर्तगाल का थे फ्रांसिस्को डे अल्मीड़ा। देखो ये एक बहुत ही खतरनाक सा आदमी था। इस इंसान ने बहुत ज्यादा काम किया था पुर्तगालियों का सेटअप करने के लिए, ठीक। अच्छा, उसके बाद एक बात आती है, पुर्तगाली एग्जैक्टली क्या थे बच्चों? जो जितने पुर्तगाली थे बड़े खिलाड़ी थे, उन्होंने कोचीन तो एक बहाना था बच्चों, एक्चुअली उनकी जो नीयत थी खराब थी गोवा को लेकर। पुर्तगाली तो बस एक पुर्तगाल तो बस सॉरी कोचीन तो बहाना था, कोचीन बस पहुंच कालीकट तो बस पहुंच गए लोग, लेकिन एक्चुअली में इनकी पूरी की पूरी नीयत थी कहां पर? गोवा को लेकर। ये गोवा के ऊपर अटैक करना चाहते थे, बट क्योंकि गोवा के ऊपर बीजापुर के सुल्तान थे, नाम था उसका आदिल शाह नाम था उनका, तो बीजापुर के सुल्तान थे। बीजापुर के सुल्तान जितने भी थे वो सारे के सारे जबरदस्त थे, मार काट बजाए थे बिल्कुल, है ना। तो वो इतने खतरनाक सुल्तान थे कि वो बहुत ही जबरदस्त काम करते थे, मौत टाल देते थे भाई साहब गजब तरीके से। तो पुर्तगालियों को समझ में आ गया था कि भाई हम बीजापुर के सुल्तानों से लगा डायरेक्ट बदला तो नहीं, डायरेक्ट मतलब हम उनसे भिड़ नहीं सकते। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी टीम में एक इंसान को यूज किया, नाम था उसका कृष्णदेव राया, जो विजयनगर के शासक थे। कृष्णदेव राया को बोला कि जी हमें गोवा में सेटअप करवाना अपना, और गोवा में सेटअप करने के लिए हमें बीजापुर के सुल्तानों को वहां से हटाना पड़ेगा, और वहां से हटाने के लिए वी नीड अ पर्सन जो कि हमें बैकअप दे सके। बैकअप में उन्होंने कृष्णदेव राय को रखा, और देखो कृष्णदेव राय क्योंकि विजयनगर और दक्कन का जो एरिया था कृष्णदेव राय के कंट्रोल में था, वो भी एक अच्छा एक जबरदस्त शासक थे वो सारे के सारे। उन्होंने एक बड़ा गजब काम किया। कृष्णदेव राय के बैकअप सपोर्ट के साथ साथ उन्होंने हमला कर दिया और लास्ट में जीत गए। और जैसे ही जीते तो उन्होंने गोवा पे क्या किया, गोवा पर पुर्तगालियों ने अपना कब्जा कर लिया, गोवा पे पोर्टुगीज ने अपना कब्जा जमा लिया, एंड फाइनली गोवा पे उन्होंने अपने पैर टिका लिए। अब दो चीज हो गई, एक कालीकट था एक गोवा था। कालीकट में उन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई, और कालीकट की फैक्ट्री बनाने के बाद वहीं पे अपने कैपिटल सेटअप किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने गोवा पे अपना कब्जा जमाया तो क्या हुआ, ये लोग चुप करके गोवा पे अपना कैपिटल को ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे ही गोवा पे अपने कैपिटल को ट्रांसफर किया, अब सारा का सारा गेम कहां चल रहा है, गोवा चल रहा है। अब करीब ध्यान से देखो तो पूरा का पूरा चेन्नई वाला पार्ट और पूरा का पूरा कर्नाटक वाला पार्ट और गोवा वाला पार्ट अब पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया, है ना। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला पोर्शन यहां पर कालीकट इस जगह पड़ता है, इस जगह कालीकट पड़ता है, ये पूरा कर्नाटक वाला पोर्शन गोवा कुछ यहां पे पड़ता है। तो यहां से लेकर यहां तक का पूरा जो कोस्ट था अब क्या है, पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया। अब इनके माइंड में कुछ बातें उठी कि ये सारे के सारे एक्सपेंशन वाली पॉलिसी पे काम कर रहे थे, ठीक। तो क्योंकि इनके मन में एक बात थी कि यहाँ पर वाटर वाला जो कॉन्सेप्ट है, वाटर में यानी कि जो पानी में जो व्यापार है बहुत जबरदस्त तरीके से हो सकता है, तो उन्होंने यहाँ पे एक पॉलिसी अपनाया था, नाम था उसका ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या नाम था उनका, ब्लू वाटर पॉलिसी नाम था उनका। अच्छा लिखवाना है इसको, वो कहानी लिखवानी है कृष्णदेव राय वाला, पता है ना। ये सारे के सारे जो थे वो एम कर रहे थे किसके ऊपर, गोवा के ऊपर एम था। कालीकट तो बहाना था, गोवा मेनली इसका मेन गोवा था, उनको मेन इसका एम था गोवा। अब गोवा में जाने के लिए नॉर्मल सी बात है कि ये डायरेक्ट नहीं जा सकते थे, वहां पर उनको बीजापुर के सुल्तानों को हराना पड़ता, और उसको हराने के लिए उन्होंने क्या किया, कृष्णदेव राय का बैकअप सपोर्ट लिया। कृष्णदेव राय का यूज करके उन्होंने उनको हटा दिया और वहां पर आकर बैठ गए। अब गोवा और कालीकट पूरा का पूरा इनके कब्जे में आ गया था। गोवा, कालीकट और कह सकते हो कि पूरा का पूरा साउथ का नीचे का साउथर्न जो कोस्ट है पूरा का पूरा इनके कब्जे में था। अब यहां से उन्होंने एक बात सीखी कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो यू मस्ट हैव टू एक्सपेंड योर
राइन, अपने राइन को एक्सपेंड करना पड़ेगा। इस चीज को एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, नाम था उसका ब्लू वाटर पॉलिसी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी किन यूरोपियंस के द्वारा दी गई पॉलिसी थी, नाम था पोर्टुगीज। पोर्टुगीज लेके आए थे ब्लू वाटर पॉलिसी को अपने साथ में। उनका कहना था कि भाई लैंड के बजाय पानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर व्यापार करना है तो यू मस्ट हैव टू बी अटेंटिव इन वाटर देन द लैंड। आपको पानी के अंदर ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा बजाय लैंड के। तो वहां से ब्लू वाटर पॉलिसी यही आई थी। इस ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत उन्होंने क्या कि अपने समुद्र के अंदर जो व्यापार था उसको मजबूत बनाने की बात कही थी उन्होंने। ठीक, अब देखो यहां से एक बात उठी बच्चों, एक वक्त आया, ठीक, लिखवा देता, चलो लिखवा देता हूं उसमें मैं। अब पोर्टुगीज जो थे, पोर्टुगीज वर एमिंग फॉर द गोवा, फॉर द गोवा। वो गोवा के लिए एम कर रहे थे, बट क्या हुआ, बट एट दैट टाइम द सुल्तान्स ऑफ बीजापुर, सुल्तान्स ऑफ बीजापुर took control on the Goa। अब दे नो वेरी वेल कि उनको हरा पाना बड़ा मुश्किल था। तो क्या हुआ, पोर्टुगीज, ठीक है, took the support of emperor, नाम तो उनका कृष्णदेव राय, ठीक, उसको सपोर्ट किया, इनका सपोर्ट लिया एंड डिफीटेड द सुल्तान ऑफ बीजापुर, नाम तो उनका क्या, आदिल शाह या यूसुफ शाह। कोई दिक्कत बच्चों, एंड took the whole control on Goa। ये कहानी कितनों को समझ में आ गई, यहां तक पूरी कहानी क्लियर है। अब अगर इस कहानी की बात करते हो बच्चों, हाँ भाई मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि मैं इस मजे को पूरे देश को जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं राहुल गांधी तो नहीं हूं। तो कंसर्न देखो क्लास, यहाँ पर क्या होता है, इस वक्त गवर्नर थे बच्चों, बड़े खिलाड़ी से गवर्नर थे, नाम था क्या उनका, गवर्नर। मार्कर चल नहीं रहा है। जो गवर्नर थे, गवर्नर का नाम पता है, उस वक्त में जो गवर्नर थे, गवर्नर का नाम था, बड़ा ही सिंपल सा नाम था उनका, उनका नाम था गवर्नर का अल्फांसो, याद है, ये आम का नाम होता है, अल्फांसो दे अल्बर्क, ठीक है, ये गवर्नर थे। अच्छा, इन गवर्नर के बारे में मुझे एकदम से कुछ बात याद आ गई। इस गवर्नर के बारे में एक बड़ी प्यारी सी बात आती है जो यूपीएससी पूछती है हमेशा। वो कहती है क्या कि कौन से पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को बैन किया था, वो ये थे, सती प्रथा को बैन किया था, ठीक है। कौन से पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को बैन किया था, वो थे अल्फांसो दे अल्बर्क, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें बैंड द प्रैक्टिस ऑफ सती, ठीक है, ये चीज फटाफट नोट कर लो उसको। 1530 है बच्चों। अब 1530 की बात है, जो पोर्टुगीज थे ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम कालीकट टू गोवा।
ठीक है, उन्होंने कालीकट सॉरी कोचीन से, कालीकट का सॉरी सॉरी, उन्होंने कोचीन में अपना वो था, कोचीन से गोवा में अपने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया, कोचीन से गोवा। उस वक्त गवर्नर कौन थे बच्चों, किसी को पता है उस वक्त गवर्नर कौन थे? गवर्नर का नाम बड़ा ही सिंपल सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम था उनका, नीनो दे कुन्हा, नीनो दे कुन्हा। इस गवर्नर के देख रेख में क्या हुआ कि पुर्तगालियों ने अपनी कैपिटल को कोचीन से गोवा में शिफ्ट कर दिया। कब? 1530 की बात है। अच्छा, उसके बाद क्या उन्होंने एक पॉलिसी को वो किया था, ठीक है, ठीक है, he favored the policy of expansion, he favored the policy of expansion, उन्होंने एक्सपेंशन की पॉलिसी बहुत काम किया। उन्हें कहना था कि अगर किसी भी जगह पर अगर आपको कब्जा जमाना है तो अपने आप को एक्सपेंड करते रहो, सिर्फ एक जगह पर इकट्ठे मत रहना, जब तक आप अपने आप को एक्सपेंड नहीं करोगे आप वहां पे टिक नहीं पाओगे। तो उन्होंने एक्सपेंशन वाली पॉलिसी पे काम किया, ठीक। और यहां से एक नया चैप्टर जुड़ा इसके इतिहास में। अब क्या हुआ बच्चों, इतिहास में एक नया चैप्टर जुड़ता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि गुजरात में ऐसे और इस जगह पर पड़ता है बच्चों, ऐसे करके यूं पड़ता पूरा का पूरा पोर्शन। तो आपको पता है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, यहां पर क्या है बच्चों, दीव है, और ये वाला पोर्शन पर दमन पड़ता है बच्चों, पता है दमन एंड दीव पढ़ा है, हमने पढ़ा था उसके बारे में। तो ये दमन जो था, दमन पे कैप्चर किया और दीव पे कैप्चर कर लिया इन लोगों ने। अब ध्यान से देखना, इन्होंने यहां तक तो पूरा कैप्चर करा ही हुआ था, अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने इतना पोर्शन भी इस पे भी और इस पे भी कैप्चर कर लिया। जब कैप्चर करेंगे तो गारंटेड बात है कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पर क्या होगा बच्चों, इतना हो गया। और करते करते उन्होंने पूरा का पूरा एरिया ही कैप्चर कर लिया। तो ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा कठियावाड़ कोस्ट हो गया, फिर ये पूरा का पूरा ये कठियावाड़ कोस्ट और प्लस में पूरा का पूरा वेस्टर्न कोस्ट जो था पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया इन्होंने। अब यहाँ पर इनकी मोनोपोली आ गई, इस पूरे एरिया में एकमात्र लोग थे जो कि पूरा का पूरा व्यापार कर रहे थे। तो सोचो, अब यहाँ पर कोई व्यापार करने वाला है नहीं, अकेले पोर्टुगल्स है, तो गारंटेड बात है कि इस पूरे के पूरे एरिया में इन्होंने क्या किया, इन पर एकाधिकार होगा, मोनोपोली हो गई, ये जो मर्जी वो कर सकते थे यहाँ पर। तो बता देता हूँ 1533 में 1533 की बात है, सही 1535 की बात है, उन्होंने कैप्चर किया किस पे, कैप्चर्ड दमन, कैप्चर्ड दीव। और क्या था 1539 में उन्होंने क्या कर दिया बच्चों, तो 1559 में उन्होंने क्या किया, कैप्चर्ड दमन, इनको कर दिया। कितनों को समझ में आया बच्चों? और इन दोनों के टाइम में क्या था बच्चों, इन दोनों के टाइम में गवर्नर थे बच्चों, वही नीनो दे कुन्हा, बेटे इन्होंने बहुत तगड़ा काम किया। अब यहां से एक चीज निकल के आती है कि कुल मिला के देख लो कि पूरा का पूरा वेस्टर्न कोस्ट जो था वो पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया। अब जब पुर्तगालियों कब्जे में आया तो पूरा का पूरा वेस्टर्न कोस्ट पुर्तगाली कब्जे में आ चुका था, तो इस चीज को ब्रिटिशर्स देख रहे थे जबरदस्त तरीके से, ठीक है, हाथ में खुजली हो रही बड़ी खतरनाक तरीके से, पैसा आने वाला है। तो हुआ क्या, जैसे मेरे हाथ में खुजली हो रही मतलब मेरे पास पैसा आने वाला है, वैसे ही क्या हुआ, मेरा लालच बढ़ा हुआ है कि हाँ जी अब हाथ में खुजली हो रही है, अब कुछ जरूरत है मेरे हाथ में पैसा आएगा, है ना, हाँ पैसा तो आने वाला है, सागर तक कलेक्शन देने वाला है ना, तो कोई बात नहीं, ठीक है चलो। तो कुल मिलाए क्या है, सिमिलरली क्या है, मेरे जैसे मेरा लालच बढ़ा हुआ है उसी तरह से क्या होगा बच्चों, अंग्रेजों का लालच बढ़ गया। उन्होंने देखा कि एक जरा सी कंट्री, छोटी सी कंट्री पुर्तगाल, वो मतलब उन्होंने इतना सारा उन्होंने मतलब वो किया, मतलब इतना सारा उन लोगों ने मतलब व्यापार किया, और व्यापार करके इतने अमीर बन गए, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास दौलत भी है, हमारे पास आर्मी भी है, अगर हम इस पे इंडिया पे चले जाए वहां व्यापार करने की बात को कितना मजा आएगा। तो बच्चों वहां से अंग्रेजों का लालच बहुत बड़ा हुआ था, द ग्रीड ऑफ इंग्लिशमैन और ब्रिटेन कह सकते हो इंक्रीज, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट कर दी किस तरह से हमें कंप्लीट करना है, और प्लानिंग स्टार्ट करते करते इनको समझ में आया कि भाई
हमारे पास वी मस्ट हैव टू डू होमवर्क। और अंग्रेज होते, अंग्रेज बड़े प्यारे थे अपने होमवर्क करने में। वो एकदम से नहीं गए वहां पर, उन्होंने पहले अपने बंधुओं को भेजा और बंधुओं को बोला कि हाँ भाई हम जो सुन रहे हैं क्या सही है, जाओ और वहां चेक करके आओ कि क्या एग्जैक्टली वही सीन चल रहा है जो हम सुन रहे हैं। तो उन्होंने अपने बंधुओं को भेजा और अपने बंधुओं को भेजकर पहले चेक करवाया कि जी ऐसा है, पहले चेक करके आओ कि इंडिया सचमुच सोने की चिड़िया है कि नहीं, कि लोग ऐसे फेंक रहे हैं। अगर तुम पुष्टि करोगे इस बात की कि इंडिया सोने की चिड़िया है, तभी हम आगे कुछ काम करेंगे। तो हुआ क्या, इन्होंने अपने एक बंदा भेजा, नाम था उसका राल्फ फिच, नाम था उसका, ठीक है, उसका नाम था राल्फ फिच नाम था। पहली बार ब्रिटिशर्स का एक बंदा था जो इंडिया आया ब्रिटिशर्स को वो करने के लिए, क्या करने के लिए, देखने के लिए या रेकी करने के लिए जो आया, वो था राल्फ फिच नाम था बंदे का। उस राल्फ फिच ने जब सब कुछ देखा, बोला अरे वाह, यहाँ मुगलों का शासन है और मुगलों का शासन के बाद यहाँ पे अकबर जैसा आदमी यहाँ पे राज कर रहा है, और मतलब बहुत गजब तरीके से यहाँ पे हालात हैं, मतलब बहुत ही जबरदस्त तरीके था, सच में सोने की चिड़िया है, यहाँ पर अगर व्यापार किया जाए तो हमारा देश माला माल हो जाएगा। और इस चीज को देखते हुए राल्फ फिच जब वहां पहुंचा और वहां जब बताया इंग्लैंड में कि भाई वहां पर सच में इंडिया सोने की चिड़िया है और आप चाहो तो व्यापार कर सकते हो, तब वहां पर एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक रॉयल चार्टर बनाया और रॉयल चार्टर पे साइन कर दिया उन्होंने, ठीक है, रॉयल चार्टर पे साइन किया। मैंने तुमको दमन कैप्चर करवा दिया है बच्चों। 1582 की बात आई, स्टार्ट करते हैं। 1582 में बात क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे बच्चों, ब्रिटिशर्स सेंट अ पर्सन, इसको एम्बेसडर नहीं बोलेंगे, उसका नाम था राल्फ फिच, नाम था बच्चे का राल्फ फिच, ठीक है, टू एग्जामिन द कंडीशन ऑफ इंडिया टू सेट अप द बिजनेस। उन्होंने ब्रिटिश ने क्या किया, राल्फ फिच नाम के एक बंदे को भेजा, बोला कि जाओ देख के आओ कि सच में इंडिया में काम करने की जगह है कि नहीं है, कि लोग जबरदस्ती बेवकूफ बना रहे हैं आप लोगों को कि भारत सोने की चिड़िया है। जब राल्फ फिच ने क्या किया, राल्फ फिच ने जब वापस आया तो वो क्या था, जब इंडिया आता है तो क्या आता है, राल्फ फिच जो था, राल्फ फिच केम टू दी अकबर कोर्ट, वो अकबर के कोर्ट में आया बच्चों, केम टू दी अकबर कोर्ट, वो बंदा अकबर के कोर्ट में आया। अकबर के कोर्ट में आकर उन्होंने अपनी सारी बातें बताई कि जी देखो ऐसा है कि हम चेक करने आए हैं कि भाई हमारे यहाँ पे कंडीशन है कि नहीं है। अकबर कोर्ट टू चेक द सर्कमस्टांस, टू चेक द इंडियन सर्कमस्टांसेस, भारतीय सर्कमस्टांसों को चेक करने के लिए, भारतीय स्थिति को चेक करने के लिए वो अकबर के कोर्ट में आया, क्योंकि कब 1582 की बात है, उस वक्त भारत में मुगलों के में अकबर का राज चल रहा था, अकबर के कोर्ट में आया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि राल्फ फिच जो था वो किस भारतीय राजा के कोर्ट में आया था, तो था अकबर, ठीक। अब ब्रिटिशर्स को समझ में आ चुकी थी कि भाई इंडिया के अंदर सच में अगर राल्फ फिच की बात बिल्कुल 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 सही है, तो इसका मतलब यह है कि इंडिया के अंदर हम लोग अपना व्यापार सेट कर सकते हैं। तो यहां से एक बात आती, 1599 की बात में एक बात आया कि एक आती थी क्वीन एलिजाबेथ, 1599 की बात है, 1599 में एक लेडी आई, नाम था क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ बेथ फर्स्ट, ठीक। अब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने क्या किया बच्चों, उन्होंने एक रॉयल चार्टर, क्या पास द रॉयल चार्टर है ना, उन्होंने एलिजाबेथ पास्ड अ रॉयल चार्टर, उन्होंने एक रॉयल चार्टर पास किया और उसके तहत बच्चों एक बात आई कि सन 1600 में, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इसको मैं लिखूंगा फ्यूचर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बिग बोलूंगा इसको मैं, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड, ठीक है।
ये कितनों को यहां तक भावना कितनों को समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रहा है? देखो मैं बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, बिल्कुल पैटर्न में चल रहा हूँ। 1598 से लेकर आज हम 1600 पे पहुंच गए। ठीक, यहां तक कितनों को समझ में आई बात? चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ भाई, तो जैसे ही जब बात पता चली कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट हुई है इंग्लैंड के अंदर, तो डच लोग, डच कौन होते हैं? जो नीदरलैंड में रहते हैं, डच कौन होते हैं बच्चों? डच जो नीदरलैंड में आता है, नीदरलैंड बोल दो या फिर उसको बोल दो हॉलैंड बोल दो। नीदरलैंड हॉलैंड में रहते हैं, डच उनको बोला जाता है। दुनिया के सबसे लंबे आदमी यहीं मिलेंगे, लंबे लंबे लड़के मिलते हैं यहाँ पर। यहाँ पे इंसान की एवरेज हाइट 6 फुट होती है बच्चों। ठीक है, ये बॉय यहाँ पर इंसान की एवरेज हाइट जो होती है 6 फुट होती है। 6 फुट 2 इंच यहाँ पे ऐसा होता है। यहाँ पे लड़के लड़की दोनों की हाइट लंबी लंबी मिलेंगी। ठीक है, अच्छा, अब डच लोगों ने क्या किया? 1602 की बात है। 1602 में एक आया डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई बच्चों, वो भारत पहुंची। ईस्ट इंडिया कंपनी, रिच्ड इंडिया। अब जैसे ही वो इंडिया पहुंची, तो इंडिया पहुंचने क्या घटना घटी पता है? अब ये वो थे कि जो होता है ना कि विदाउट प्लानिंग चले गए। अब भाई व्यापार करने जा रहे हो, हाथ में पैसा नहीं है, तो व्यापार कैसे करोगे? बात समझ आ रही है? आप व्यापार करने जा रहे हो, आपके हाथ में पैसा ही नहीं है, व्यापार नहीं कर पाओगे। ये ठन गोपाल थे सारे के सारे, बिल्कुल कंगाल लोग थे, इनके पास पैसा ही नहीं था, और कह सकते हो इनके पास बुद्धि नहीं था कि भाई ये इंडिया में आए हैं व्यापार करने के लिए, सोने की चिड़िया जिसे कहा जाता है, वहां व्यापार करना, आपके पास पैसा ही नहीं है, तो क्यों आ गए? तो इन्होंने पहली बार, विश्व में पहली बार अगर कोई कंपनी आई जिन्होंने आईपीओ की ऑफरिंग की थी, वो डच थी बेटे। आईपीओ की ऑफरिंग की थी, आईपीओ स्टार्ट किया था। आईपीओ स्टार्ट होने की वजह से ही आप कह सकते हो कि स्टॉक मार्केट जो था वो प्रचलन में आया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने आईपीओ स्टार्ट कर दी। अब पैसा नहीं है, तो उन्होंने वहां आसपास के लोगों को बोला कि काम करो, थोड़ा सा पैसा दो, कंपनी का मालिक बन जाओ, थोड़ा सा पैसा दो, कंपनी का मालिक बन जाओ, थोड़ा सा पैसा दो, कंपनी का मालिक बन जाओ। एंड लोगों को भी ये फील आई कि हाँ यार, थोड़ा पैसा देकर कंपनी का मालिक बन रहे हैं, तो बात ही क्या है। उन्होंने आईपीओ स्टार्ट की थी। पता ना क्या होता है आईपीओ? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती। बहुत बढ़िया, आईपीओ होती इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी पहली ऐसी कंपनी थी भारत की, जिसने भारत में आई थी, जिसने आईपीओ की स्टार्टिंग की थी। याद रहेगी बात? डाउट किसी को इसमें? चलो, अब हुआ क्या? ये पूरे के पूरे विश्व की पहली कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने आईपीओ की स्टार्टिंग की थी। Who started the IPO? अच्छा, लेकिन क्या हुआ कि अब डच के पास पैसा आ गया। अब डच का जब पैसा आया, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। अब बोलोगे मसूलीपट्टनम कहाँ है? तो मसूलीपट्टनम को आज बोलते हैं मछलीपट्टनम कहते हैं, जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश के पास है, आंध्र प्रदेश में है। अब सबको समझ में आ चुका था कि एक तरफ पूरा पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया, दूसरी तरफ क्या है? डच लोगों ने कब्जा कर लिया। अब यहां पे आती है, बीच में किसकी एंट्री होती है? ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है। ब्रिटिशर्स आते हैं कैसे? दे आर लाइक कि हमें बस बिजनेस करना है, दे आर लाइक हमें बस बिजनेस करना है। तो थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी रिच इंडिया, बट दे हैव फाइनेंशियल क्राइसिस। उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस थी बच्चों, बट दे हैव द फाइनेंशियल क्राइसिस। दे हैड नॉट अ लॉट ऑफ मनी, उनके पास बहुत सारा पैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक, अब उस कंडीशन में क्या हुआ? ये पहली ऐसी कंपनी डच, ये क्या नाम है, दे वर द फर्स्ट
दे वर द फर्स्ट कंपनी हु स्टार्टेड IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। कभी आराम से मैं सागर को बोलूंगा, वो आपको इस IPO को समझाएंगे, ठीक है? कभी आराम से बोलूंगा, अभी हम इतिहास पढ़ लेते हैं, ठीक है? इस चीज पे थोड़ा काम करेंगे, ठीक है? दे वर द फर्स्ट कंपनी हु स्टार्टेड द IPO। IPO का मतलब क्या, बस समझ लो कि जब किसी कंपनी का पैसा नहीं होता तो कंपनी पब्लिक के पास जाती है, बोलती है कि हमको पैसा दो और आप कंपनी का मालिक बन जाओ, ठीक है? जितना पैसा उतना उसके ऊपर आपका मालिकाना हक हो जाएगा, ये होता ना। अब क्या हुआ कि अब इससे क्या हुआ, इससे इसके पास बहुत सारा पैसा आ गया। अब जैसे ही पैसा आया तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप की, ठीक है? IPO, ठीक है? कंपनी गेन्ड अ लॉट ऑफ मनी, उन्होंने बहुत सारा पैसा ले लिया एंड सेट अप अ फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम इसको बोलते हैं, हमको बोलते हैं नाउ मछलीपट्टनम नाम है, मछलीपट्टनम नाम है बच्चों उसका। कहाँ है बच्चों? आंध्र प्रदेश में है, वो आंध्र प्रदेश में है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं? यहां पर सेटअप करी फैक्ट्री उन्होंने, मसूलीपट्टनम में सेटअप कर दी। ये कितनों को समझ में आया भाई? ठीक है, यहां तक हम लोगों को कहानी समझ में आ रही है। जो था, अब इतने पोर्शन पे क्या था, पुर्तगाल आ गए, पोर्टुगल थे या पोर्टुगीज थे, इतने पोर्शन पे, और मछलीपट्टनम क्या कुछ मिला के इतना पोर्शन जो था, इतने पोर्शन पे कौन, डच आ गए, ठीक? अब देख लो पूरे के पूरे भारत एक पेनिनसुला है, इस तरह से पोर्टुगल, इस तरह से डच। अब अंग्रेज कैसे आएंगे यहाँ पर? तो अंग्रेजों ने क्या गेम खेला, अंग्रेजों ने बड़ा गजब गेम खेला, है ना? क्योंकि अंग्रेजों ने को पता थी ये बात कि हम इन लोगों को ऐसे तो हरा नहीं पाएंगे नहीं। एक होता शाम, दाम, दंड, भेद। अंग्रेजों ने सबका इस्तेमाल किया। अंग्रेज ये बात जानते थे कि पोर्टुगल जो है अपना कब्जा जमा चुका है, ये यहाँ पर मजबूत है, उनको पता है डच भी मजबूत हो रहे हैं और हमारे पास कुछ नहीं है। हम अपने एक छोटी टुकड़ी लेकर हम इनको नहीं हरा सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वहां के राजा का ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा। तो राजा का ट्रस्ट गेन करने के लिए लोग पहुंचे, ठीक है? और जब अंग्रेज आए थे तो तुमको याद होगा, ठीक है? अच्छा, मैं एक चीज मैं बता देता हूं, एक चीज लिख लो बच्चों। कैपिटल ऑफ डच क्या था बच्चों? कैपिटल ऑफ डच क्या था बच्चों? कैपिटल ऑफ डच किसी को पता है? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नाम था उसका पुलिकट नाम था। कहाँ है? तमिलनाडु में पड़ता बच्चों, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के कोस्ट क्या बोलते हैं बच्चों? कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं बच्चों, कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। कितनों को समझ में आ रही बात? सबको क्लियर है बच्चों? डच की कैपिटल क्या है? पुलिकट नाम है, पुलिकट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ डच, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ डच? पुलिकट नाम था, तमिलनाडु में है, जो कि कोरोमंडल कोस्ट के पास पड़ता है। कोरोमंडल कोस्ट कौन सा है बच्चों? ये वाला पोर्शन जो होता है ना, इसे बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। नीचे श्रीलंका पड़ जाएगा यहाँ पर, तो इतने पोर्शन को बोले कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं बच्चों, कोरोमंडल कोस्ट होता है। यहां तक कितनों को समझ में आ रही है कहानी? क्लियर है बात? पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए थे। अब जब ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स को पता था कि भाई यहां पर कंपटीशन देने वाले बड़े जबरदस्त हैं, तो अगर मैं इनको डायरेक्ट इनको मारने की बात करूं, भगाने की बात करूंगा तो मतलब ही नहीं है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने बड़ा तगड़ा काम किया। ब्रिटिशर्स ने एक क्या किया बताता हूं। जब ब्रिटिशर्स आए तो उस वक्त में देश की राजधानी थी, मतलब मुगलों में जहांगीर का शासन चल रहा था, क्योंकि 1609 में आए थे ब्रिटिशर्स और 1605 में जहांगीर जो था राजा बन गया था। अब जब जहांगीर राजा बना तो जहांगीर के दरबार में लोग आए थे। तो यहां से मैं ना एक क्वेश्चन बताऊंगा तुमको मैं, जो कि केबीसी में कौन बनाया करोड़पति में 7 करोड़ का क्वेश्चन पूछा गया था। केबीसी में 7 करोड़ रुपए का क्वेश्चन पूछा गया था, ये बताऊंगा मैं तुम लोगों को।
अरे जाओ, तुम्हारे बस की नहीं केबीसी में जाने की, जाओगे, बिल्कुल मिलते हैं। बट अगर आपको, अगर मान के चलो अगर आपको 100 रुपये मिल रहे हैं ना, तो 100 रुपये मिल रहे हैं तो उसका कितना, कितना 30% या कुछ कुछ 33% जो है टैक्स कट जाता है। इट इज जस्ट लाइक कि, इट इज जस्ट लाइक कि पापा ने आपको आइसक्रीम दी खाने के लिए और थोड़ा सा आइसक्रीम का बाइट ले लिया, है ना, तो है ना, तो एग्जैक्टली। अब देखो 1609 की बात है, 1609 में फाइनली कहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली रिच्ड इंडिया, ठीक है, वो इंडिया पहुंचे। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो इंडिया पहुंचते हैं, वो पहले कहां पहुंचे, एट सूरत में, ठीक है, वो सूरत में आया बच्चों। अब सूरत में जब आते हैं तो एक जहाज थी, उस जहाज का नाम था हेक्टर। ये क्वेश्चन वो आया हुआ है, केबीसी में क्वेश्चन आया, बाय द शिप का नाम क्या था बच्चों, शिप का नाम था हेक्टर नाम था। 7 करोड़ रुपए क्वेश्चन पूछा गया था केबीसी के अंदर कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो जिस जहाज में आई थी उस जहाज का नाम क्या था, जहाज का नाम था हेक्टर शिप नाम था उसका। ये क्वेश्चन 7 करोड़ रुपए क्वेश्चन है ये, ठीक है, हेक्टर। इस हेक्टर को चलाने वाले कौन थे, इनका कैप्टन नाम था, क्या नाम था, विलियम हॉकिंस नाम था उनका। इस हेक्टर जहाज के जो कैप्टन थे उनका नाम था विलियम हॉकिंस नाम था। कैप्टन कौन थे बच्चों, इट्स विलियम हॉकिंस नाम था उनका। प्यारे बच्चों, विलियम हॉकिंस ने क्या किया, ये कहां गए, विलियम हॉकिंस कहां गए थे बच्चों, विलियम हॉकिंस जो थे went to court of जहांगीर, वो जहांगीर के कोर्ट में गए, ठीक है, विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं एंड आस्क फॉर द परमिशन, ठीक है, फॉर ट्रेड, व्यापार करने के लिए परमिशन मांगते हैं बच्चों। बट क्या होता है, बट जहांगीर डिनाइड, मतलब वो मना कर देते हैं बच्चों। अब इनका मुंह जो होता है वो छोटा सा हो जाता है, ठीक है, वो कहते हैं यार इतनी मुश्किलों से मैं यहां पहुंचा हूं और जहांगीर से बात की, जहांगीर ने मना कर दिया, ठीक। अब क्या हुआ बच्चों, जहांगीर ये समझ चुके थे कि भाई जहांगीर ऐसे तो नहीं मान रहा, इनको पता है शाम दाम दंड भेद वाला गेम खेलना पड़ेगा। भाई हमने नॉर्मल तो पूछ लिया, नॉर्मल नहीं आया, नॉर्मल कोई नहीं आया बात करने के लिए, नॉर्मल जहांगीर ने मना कर दिया। फिर भाई एक कैप्टन आए, उसका नाम था, कैप्टन क्या था उनका नाम था, मिडिल्टन नाम था, कैप्टन मिडिल्टन। अब कैप्टन मिडिल्टन जो थे वो थोड़े से चालाक आदमी थे, वो जहांगीर कोर्ट में आए तो क्या हुआ, वो जहांगीर के लिए गिफ्ट लेके आए, जहांगीर की जितनी बेगम थी उनके लिए गिफ्ट लेके आए, उनके लिए जो बच्चा था उनके लिए गिफ्ट लेके आए, है ना, इन सब के लिए गिफ्ट लेके आए थे। और जब इनके लिए जब गिफ्ट लेके आए तो फाइनली क्या हुआ बच्चों, एक घटना घटी। जब इन सब के लिए गिफ्ट लेके आए, बच्चे खुश, बीवी खुश, भाई मेरे बच्चे बीवी के लिए इतने महंगे महंगे टॉफी लेके आ रहा है, तो फाइनली क्या हुआ, जहांगीर ओके ठीक है यार कर लो, है ना, तो जहांगीर ने उनको परमिशन दे दी। अब जब जहांगीर ने परमिशन दी तो ये लोग बड़े खिलाड़ी थे, इन्होंने बोला कि जब परमिशन दे ही रहे हो तो मालिक तीन फैक्ट्री खोलेगा, परमिशन तो खोल ले यार, खोल ले, कोई दिक्कत नहीं, है ना, वो है ना डिसलाइक कि मालिक चाय ला ही रहे हो तो बिस्कुट भी दे ही दो। तो कह रहा मालिक अगर मैं एक खोल रहा हूँ 2 और खोलने दो, कह रहा खोल ले यार कोई बात नहीं है, तू अपना बनना है खास आदमी, ठीक है, खोल लेता। तो क्या होता है, ये 3 जगह पे खोलते हैं, एक सूरत में खोला उन्होंने, और सूरत के क्या एक मसूलीपट्टनम में खोला, और उधर क्या है, उधर नीचे और उड़ीसा में बालासोर के पास एक जगह था, बालासोर के पास जगह का नाम था उसका हरिहरपुर नाम था उसका, हरिहरपुर। 3 जगह पे कौन, सूरत, बालासोर उड़ीसा में, सूरत जो गुजरात में है, मसूलीपट्टनम जो है वो कहाँ आंध्र प्रदेश में है, और बालासोर उड़ीसा में हरिहरपुर में उन्होंने 3 फैक्ट्री खोली, और इन 3 फैक्ट्री खोलकर उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। जब ये अपना काम स्टार्ट करते हैं तो हुआ क्या कि इन 3 फैक्ट्री को सेटअप करने में एक ब्रिटिश इंजीनियर था, नाम था उसका टॉमस रो। अगर ये टॉमस रो नहीं होते तो मतलब ही था कि क्योंकि टॉमस रो एक ब्रिटिश इंजीनियर थे,
अगर ये टॉमस रो नहीं होता तो मतलब ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो पाता हमारे पास। ठीक, टॉमस रो ने इन तीनों की तीनों फैक्ट्री को सेटअप करने बहुत तगड़ा काम किया। अब फाइनली क्या हुआ, कॉन्स्पिरेसी यहां से स्टार्ट हुई बच्चों, इस जगह से कॉन्स्पिरेसी जबरदस्त तरीके से स्टार्ट हुई। कैसे कॉन्स्पिरेसी कैसे आती है, जब जहांगीर ने बोला कि ठीक है आप फैक्ट्री सेटअप कर दो, लेकिन यू मस्ट हैव टू पे सम टैक्स, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो क्या था, जितना जहांगीर ने टैक्स मांगा था उससे 10 गुना वो लोग टैक्स पे कर देते थे वो लोग, है ना, 10 गुना टैक्स पे कर देते थे, है ना। 30, तो आपको पता है कि वो 21 दिन में पैसा डबल वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन आज तक कभी भी 21 दिन में पैसा डबल वाला कॉन्सेप्ट आज तक कभी नहीं चला, उनके अंदर गुना घपला था। लेकिन ये लोग समझ नहीं पाए, क्यों, क्योंकि पैसा बहुत मिल रहा था। अब जितना टैक्स मांगते थे उसका 10 गुना वो टैक्स पे कर देते थे, सारे लोग खुश, कितना मजा आ रहा है। अब देखो उन्होंने कहा हमारे पास लैंड है, इनको इनको वो करना है, क्या व्यापार करना है। इन्होंने क्या किया, मद्रास का पूरा एरिया दे दिया, जाओ करो, जाओ करो व्यापार। और मद्रास का पूरा एरिया जब इनको मिला तो उस कंडीशन में क्या हुआ, ब्रिटिश ने क्या किया, उसको लीज पे ले लिया, लीज मतलब किराए पे ले लिया, और यहां से असली गेम स्टार्ट हुआ। अब मद्रास को कंट्रोल कर लिया, मद्रास कंट्रोल करने की वजह से क्या था कि वो डच से डायरेक्ट मुकाबला कर सकते थे, है ना। अगर मद्रास पे कंट्रोल कर लेंगे तो डच से डायरेक्ट मुकाबला कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, यहां पर ब्रिटेन, यहां पर क्या था, ये पूरा का पूरा एरिया जो था ये पूरा पोर्टुगल कब्जे में था। अब इनको लगा कि अगर पुर्तगालियों से अगर हमको सीधा टक्कर लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर कुछ ना कुछ पीना पड़ेगा। तो इनको समझ में आया कि एक जगह है बॉम्बे, क्या है, बॉम्बे, पता ना बात। तो बॉम्बे पे अगर कब्जा कर लिया जाए तो मजा आ जाएगा, जिसको आज हम मुंबई बोलते हैं। तो इनको समझ में आया कि हम अभी इतने पावरफुल नहीं है कि डायरेक्ट इनसे भिड़ सके, तो इन्होंने बनाया एक मैट्रिमोनियल अलायंस, वही शामदम रणबीर, इन्होंने बनाया मैट्रिमोनियल अलायंस। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड, और यहाँ पर जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली के जो राजा थे उनकी बहन थी मैरी ब्रिगेंजा नाम था उसका। चार्ल्स सेकंड ने क्या किया, उस ब्रिगेंजा से शादी कर ली और मुंबई को दहेज में ले लिया। और जैसे ही मुंबई इनके हाथ में आया इन्होंने अपना गेम स्टार्ट कर दिया। अब कैसे, सूरत उनके पास है, मुंबई पे उनके पास है, मद्रास पूरा कब्जे में है, यहाँ उड़ीसा के पास है। अब इन्होंने करीब करीब अपने देश में बहुत बड़ा एरिया था। अब देखो दिमाग लगाना, अब ये पूरा का पूरा पोर्शन जो था वो ब्रिटिश कब्जे में आ गया, क्योंकि है तो फैमिली अलायंस बन गई। ये पूरा पोर्शन जो था उसको गवर्नमेंट से लीज पे ले लिया, और इतना पोर्शन पे यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर था ही मछलीपट्टनम में, और इतने पे यहाँ पर था ही था। अब क्या करना है, इन्होंने बेस बना दिया। अब इन्हें बस अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंशन कैसे करेंगे वो आपको मैं अगली क्लास में बताऊंगा। यहां तक कितनों को समझ में आई कहानी, कहानी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा टाइम लगा मुझे इस कहानी को पूरा, इस जाल को बुनने में, लेकिन मुझे लगा था कि मतलब क्या तुम लोग को समझ में आएगी कि नहीं आएगी मुझे नहीं पता, बट मैंने कोशिश किया इसको बनाने में। मेरे पास बहुत सारी नॉलेज थी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, उसको तरीके से बनाया, फ्लो बनाया है। हर एक चीज 1400 से लेकर 1609 तक मैं आपको प्रॉपर पढ़ा दिया है। ठीक, अब अगली क्लास में इससे थोड़ा सा आगे पढ़ाऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार चीज है। अगली क्लास में जब पढ़ाऊंगा तो बैटल ऑफ प्लासी पढ़ोगे तुम लोग, बैटल ऑफ बक्सर पढ़ोगे, और आप देखना कि अंग्रेजों की धूर्तता कितनी ज्यादा थी। पता है अंग्रेज कितने मक्कार थे, और अंग्रेजों की मक्कारी की बात, मक्कारी तो बहुत दूर की बात है, हमारे देश में इतने गद्दार लोग थे, इतने गद्दार लोग थे, गद्दारी की सारे हद उन्होंने पार कर दी। इनका बस चले तो अगर इन्हें पैसा दिया जाए तो अपनी माँ बहन दोनों को बेच देंगे लोग। ये ऐसे ऐसे गद्दार लोग भी थे हमारे देश के अंदर। इनके वजह से अगर ये गद्दार लोग नहीं होते तो शायद हमारे देश इतना होता ही नहीं। ये टीपू सुल्तान और सिराजुद्दौला जैसे जैसे लोग इनको रगड़ के पीट देते, पता है अगर गद्दारी नहीं होते तो। मजाक नहीं करा, गद्दारी अगर हमारे देश में गद्दार लोग नहीं होते ना तो टीपू सुल्तान और सिराजुद्दौला जैसे इतने खतरनाक शासक थे ना कि भाई साहब अंग्रेजों को तभी उड़ा देते लोग। लेकिन चक्कर क्या था, चक्कर यहां फंस गया कि यहां पर गद्दारी की वजह से हमारे देश को इतना कुछ भुगतना पड़ा। ये कहानी सुनाऊंगा अगली क्लास में, और इसको सुनना, आपको अंदर से फील आएगी यार कितना मजेदार था। ठीक, कहानी फील आ रही है समझ में।
मैं आपको फालतू फालतू चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, वही चीज पढ़ा रहा हूँ जो एग्जैक्टली सीडीएस वगैरह में और एनडीए वगैरह में डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, मीर जाफर मीर कासिम जैसे लोग जो होते हैं, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे क्या कि हमारे पास कठपुतली एक बंदा ऐसा हो जो कठपुतली की तरह काम कर सके हमारे लिए, एंड उन्होंने ढूंढ लिया ऐसे बंदों को। सोचो अंग्रेजों के पास सेना थी क्या? कुछ नहीं था अंग्रेजों के पास सेना, और हमारे भारतीयों के पास जबरदस्त सेना थी, लेकिन क्यों हार गए? क्योंकि उन्होंने सेनापति को पकड़ लिया, और सेनापति को पकड़कर उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि अब हम जो बोलेंगे तुम वो करोगे, बस नथिंग एल्स। ये कहानी सुनाऊंगा अगली क्लास में। चलो डिसमिस।